70 साल से आपसे झूठ बोला गया और भारत में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए जिससे भारत आज भी गुजर रहा है। और इस वीडियो पर हम आपको भारत के ऐसे 3 लीडर्स के डिसीजंस को बताने वाले हैं जिससे भारत आज भी दूसरे देशों से कम विकसित हो पाया है। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना और कायम रखना। जब भारत और पाकिस्तान अपना अपना देश बना रहा था और भारत जो अपने राज्य को धीरे धीरे समेटने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और हमारे सैनिकों ने उसका निडरता से सामना भी किया और उस युद्ध में जीतने भी लगे। लेकिन तभी जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध को रोकने को कहते हैं और मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंप देते हैं। कश्मीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए कट गया। वो तो वल्लभ भाई पटेल का भला हो, जिन्होंने इस डिसीजन को ना मानते हुए कश्मीर के आधे हिस्से को बचा लिया। थैंक यू पटेल सर, नेहरू जी होते तो कुछ नहीं बचा सकते थे। पता है रंजू, जवाहरलाल नेहरू भारत और चीन के बीच हमेशा दोस्ती रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भारत और चीन भाई भाई हैं। चीन ने अपनी हरकत भी दिखाई, उन्होंने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू को लगा कि चीन कभी भारत पर हमला तो कर नहीं सकता है। लेकिन 1962 में चाइना दिखाई ही दिया कि वो किसी का भाई नहीं है और उसने भारत के बॉर्डर पर भी हमला कर दिया। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। Independent India was a tender 15 years old when it was humiliatingly crushed by China. Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. China launched an invasion of the disputed borderlands. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. नेहरू के मासूमियत की कीमत 3,250 सैनिकों की शहादत और 43,000 किलोमीटर जमीन का नुकसान। काश नेहरू जी ने समझ लिया होता कि चीन कभी हमारे भाई बन ही नहीं सकते। तिब्बत के उस हमले के बाद उन्हें समझ लेना चाहिए था कि चाइना किसी को भी हड़प सकता है। तो चीन ने जो हमारी 43,000 किलोमीटर जमीन जो हड़प ली, वो भी हम बचा पाते। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत की थी, यानी जो भी इंडस्ट्री शुरू होगी वो सरकार के निर्देश पर ही होगी। अगर कोई भी व्यापार शुरू किया जा रहा है तो उसे सरकार के निर्देशों पर ही शुरू किया जाएगा। यानी इंडस्ट्री की शुरुआत में अपनी खुद की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं रंचो। यानी तितली उद्योगपतियों की चोरी समझो और चापलूसी के कारोबार। यानी जो सरकार की बात को मानेगा वही इंडस्ट्री खोल पाएगा और जो सरकार की बात को नहीं सुनेगा उन्हें बिजनेस करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान को 3,000 करोड़ का लोन दिया गया ताकि पाकिस्तान अपने आप को खुद से सुधार सके। लेकिन इसके बाद भी इतनी सारी सुविधा देने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पानी की सुविधा के लिए सिंधु जल संधि को स्वीकार कर दिया और पाकिस्तान में भारत की 3 नदियों को खोल दिया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का भाईचारा कभी नहीं टूटना चाहिए। उधर पानी गया और इधर नेहरू जी बोल रहे थे कि हम भाईचारा नहीं तोड़ सकते। भाई वो भाई था ही कब जिन्होंने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। घर बर्बाद कर दिया और वो अभी भी घर बर्बाद कर रहे हैं। जब उन्हें मौका मिलता है तब वो भारत पर हमला कर देते हैं। जो भारतीय सैनिक आज हमें पाकिस्तान से बचा रहे हैं, वही भारतीय सैनिक कभी जवाहरलाल नेहरू के लिए बोझ हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमें सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है, हम अहिंसा पर विश्वास रखते हैं और सैनिकों का फाइनेंशियल बजट हमारे बजट को अभी नहीं संभाल सकता है। और फिर जब चीन धमकी देने पर आया तो पता चला कि अहिंसा बॉर्डर नहीं बचा सकती भाई। तब किसने बचाया हमें? तब हमारे भारतीय सैनिकों ने ही बचाया हमें चीन से। और वही अगर जवाहरलाल नेहरू हमारे सैनिकों को निकाल देते और ये कहते कि सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आज हमें पाकिस्तान से बचाया जा सकता? और उस वक्त जब चाइना हम पर हमला कर रहा था, तो क्या चाइना से हमें जवाहरलाल नेहरू बचाते? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जब भारत को यूएनएससी की
स्थायी सीट मिल रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने इस सीट के लिए इनकार कर चाइना का सपोर्ट किया था और चाइना को वो सीट हासिल करवाई थी। और आज देखो, जब भारत यूएनएससी की सीट के लिए ट्राई करता है तो उसके आड़े कौन आता है? खुद चाइना। काश उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उस अवसर को स्वीकार कर लिया होता तो आज चीन हमारे आड़े नहीं आता। हाँ तितली, वही चीन हमें उस कुर्सी तक पहुँचने से रोकता है। बलूचिस्तान और नेपाल दोनों भारत के साथ आना चाहते हैं, पर वैचारिक प्रतिबंधिता ने रणनीतिक फायदा गंवा दिया। सही बोल रहे हो रेंचो। कितनी बार जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे डिसीजन लिए जिससे आज भी भारत को गुजरना पड़ रहा है और जिससे ऐसा लगता है कि काश उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया होता तो भारत कुछ और होता। और ये तो बात थी पहले लीडर की। और इस वीडियो पर हमने जैसे पहले भी कहा कि हम बात करने वाले हैं 3 लीडर्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड लीडर इंदिरा गांधी के बारे में। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? रेंचो, सन था 1975 और लोकतंत्र को आईसीयू में डाल दिया गया। क्यों तितली, भारत बीमार था क्या? भारत तो बीमार नहीं था रेंचो, पर किसी की तो कुर्सी डगमगा रही थी, इसलिए उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने को कहा। इस्तीफा तो नहीं दिया गया, पर ऐसा कुछ कर दिया गया कि जिससे रातों ही रात पूरा देश हिल गया। मतलब वो इमरजेंसी वाला बटन दबा दिया था? हाँ रेंचो, वो इमरजेंसी वाला बटन 25 जून 1975 आधी रात को इमरजेंसी लागू कर दिया गया। प्रेस को चुप करा दिया गया, आम जन को चुप करा दिया गया और लोकतंत्र की हत्या कर उसे लॉकर में बंद कर दिया गया। अब तुम रेंचो जो सुनोगे ना, वो तो इंदिरा गांधी की रियल डिक्टेटरशिप था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जबरदस्ती लोगों का नसबंदी करवाना शुरू कर दिया था। गरीब लोगों को पकड़ा, उन्हें डराया, फुसलाया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी। ये तो बहुत बड़ी जबरदस्ती थी भाई। वही तो रेंचो, ऐसी जबरदस्ती जिसमें बिना पूछे ही नसबंदी करवा दी जा रही है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो जयपुर की राजशाही भी नहीं बची। वहाँ की महारानी गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया था। तलाशी के नाम पर पूरे महल को खंगाल डाला था, पर मिला क्या? कुछ सिक्के और बहुत सारा अहंकार। और महारानी को जेल में डालने के बाद राजमार्ग बंद कर दिया गया, सैनिकों को तैनात कर दिया गया और कहा जाता है रेंचो कि थोड़ा मोड़ा जो भी मिला था उसको इंदिरा गांधी ने विदेश भिजवा दिया था। इंदिरा गांधी का वो डिसीजन जिससे आज भी पूरा भारत गुजर रहा है, और भारत क्या, पंजाब तो उससे सबसे ज्यादा गुजर रहा है। खालिस्तान का सपोर्ट करना और खालिस्तान का शुरुआत करवाना। जनरल सिंह भिंडरावाले को पहले उकसाया, बाद में खुद डर गए और डरने के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का षड्यंत्र रचा, जिसमें कई मासूम सिखों को मार दिया गया और सिखों के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। और इसी मिशन ब्लू स्टार के नाम पर 3000 से ज्यादा सिखों को उनके धार्मिक स्थल पे बेरहमी से मारा गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही उन्हें मार दिया। और उसके बाद दिल्ली में शुरू हुआ खूनी आतंक, जहां पर जिन सिखों को देखा जा रहा था उन्हें ही मारना शुरू कर दिया गया था। और इंदिरा गांधी का यही खालिस्तान डिसीजन आज पंजाब के लिए एक हानिकारक जहर बना हुआ है, जो धीरे धीरे वहां के लोगों को खाते जा रहा है। और कांग्रेसियों के जो तीसरे लीडर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चुप रहकर ही भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। रेंचो, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो हर वक्त चुप ही रहते थे और अगर बोलते भी थे तो शब्द किसी और के ही होते थे। असल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में प्रधानमंत्री कोई और था, लेकिन सामने फेस किसी और का था, यानी वो बोलते थे और शब्द किसी और के हुआ करते थे। भाई सोनिया जी के पास था वो रिमोट, मनमोहन जी तो टीवी वाले सेट टॉप बॉक्स निकले जो हमेशा म्यूट पे रहते थे। सही बोल रहे रेंचो,
और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई सारे घोटाले हुए। 2004 से लेकर 2014 तक 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोलगेट घोटाला, इतने सारे घोटाले, लेकिन जवाब क्या? इनके दौर में घोटालों का मेला लग गया था। मुंबई के ताज होटल में अटैक हो जाता है। अचानक से आतंकवादी ताज होटल में घुस जाते हैं और 60 घंटे तक वो फायरिंग करते हैं और लगातार हमले चलते रहते हैं और उसमें 166 लोगों की मौत हो जाती है। रंशु, तो फिर सरकार क्या करती है इस पे? सरकार, वायुसेना तैयार रहती है, टीम पूरी तैयार रहती है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह कहते हैं कि हम शांति से बात करेंगे। मतलब हमला पाकिस्तान से हुआ और गुस्सा हिंदुओं पर उतरा। हो सकता है रंशु, लेकिन बाद में हमारे सैनिकों ने वहां पर घुसकर माहौल को सही भी किया था। तुम्हें पता है रंशु, इस हमले के 2 साल बाद ही पाकिस्तानियों को 215 करोड़ का राशन भेजा गया था, क्योंकि कांग्रेसियों के फर्स्ट लीडर जो कि हमेशा कहते थे कि भारत और पाकिस्तान का भाईचारा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी हमने उनको राशन प्रोवाइड कराया था। बॉस, ये तो वही बात हो गई, जिसने घर जलाया उसी को इनाम का कंबल दे दिया। सही बोल रहे हो रंशु, और ये तो हमेशा से ही कांग्रेसी लीडर करते आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, जब इंडिया इकोनॉमी की बात की गई तो वो उसे ही नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री उन्हें बना दिया गया, लेकिन उनके कार्यकाल में ही इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई। साल 2008 के बाद उन्होंने इतना पैसा छापा कि लग रहा था देश में नोट ही नोट है, लेकिन सब बेकार हो गया। टैक्स आसमान छू रहे थे, निवेश जमीन पे गिर रहे थे और उनके गलत गलत डिसीजन लिए जा रहे थे। लोगों की जेब खाली हो रही थी, लेकिन सरकार की फाइलें भरी रह रही थी। और सरकार कई सारे नोट छापे पे छापे जा रहे थे। तुम्हें पता है रंशु, ये जो अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात जो थोड़ी मोड़ी की जाती है ना, उसका पूरा क्रेडिट किसी और को जाता है, यानी PV नरसिम्हा राव को। पूरा मास्टरमाइंड तो वही थे, लेकिन क्रेडिट कौन लेके चला गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन कांग्रेस ने पूरी मेहनत धो दी और सारा क्रेडिट दे दिया डॉक्टर सिंह के नाम पे। सही बोल रहे हो रंशु, क्योंकि कांग्रेसियों के कार्यकाल में तो नाम इरेज करने का भी ट्रेंड चल रहा था लगता है। तो ये थे कांग्रेसियों के वो 3 लीडर्स जिनके डिसीजन से आज भी भारत जूझ रहा है, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट हो, चाहे वो कश्मीर के लिए लड़ना हो, या चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन ये वो डिसीजन है जिससे भारत आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है। तो आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं, और आपको अगर ऐसी और डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो ये भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।